रहमान रहीम। आज जो ऐसे आप लोगों के लिए चुना है वो है IMF बेल आउट्स, रेसिपीज़ फॉर डिज़ास्टर और रोड टू स्टेबलाइजेशन। सिंपल IMF बेल आउट का मतलब है जो इकोनॉमीज़ बीमार हों, पुअर हों, IMF उसको पैसा देकर तो उसको उस ट्रेजेडी से निकालती हैं। इसको कहते हैं बेल आउट पैकेज। पाकिस्तान में IMF के बहुत सारे पैकेजेस आए। 1988 से लेकर अब तक 13 IMF के प्रोग्राम्स हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और सारे के सारे ही हमारी ग्रोथ को नहीं बढ़ा सके। बल्कि जब भी IMF की किस्तें हम पूरी करके देते थे, एक हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता था तो अगली हुकूमत आती थी, फिर वो यही रोना रोती थी कि बैंकरप्सी हो गई और पिछली हुकूमत उसकी ज़िम्मेदार है। दोबारा से IMF के पास हम जाते थे क्योंकि बैंकरप्सी का मतलब आपके पास पैसे नहीं है और पैसों को लेने के लिए IMF हमेशा से तैयार और लास्ट रिजॉर्ट है। जब भी कोई कौम या कोई कंट्री IMF के पास जाती है तो IMF उसको डॉलर्स देती है और डॉलर्स के बदले में वो रिफॉर्म्स चाहती है। वो कुछ बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की कंडीशंस लगाती है उस कंट्री के ऊपर, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब IMF का कहना ये है कि ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं इकोनॉमी में, ये हम स्टेबिलिटी के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं कि पहले इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आए और फिर उसके बाद ग्रोथ स्टार्ट हो। तो सबसे पहले स्टेबलाइजेशन की तरफ IMF काम स्टार्ट करती है रिफॉर्म्स करके। लेकिन ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या हैं, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हैं? कुछ बच्चों के लिए ये बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड है स्ट्रक्चरल। जब भी आता है वर्ड, सिंपल इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी में कुछ चेंजेस करनी है, जिन चेंजेस की वजह से आपकी इकोनॉमी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के तसल्लुत में आ जाएगी या उसके अंडर आ जाएगी। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इस वक्त जो ग्लोबल है वो अमेरिका लेड है। तो सिंपल इसको एक और तरीके से हम वर्जन देखते हैं कि ऐसी स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी कि इकोनॉमी में कुछ ऐसी तब्दीलियां उसके निज़ाम में, उसके सिस्टम में, कि आपकी इकोनॉमी अमेरिकन या फिर दुनिया के रिच लोगों के लिए खुल जाए उनके बेनिफिट्स के लिए। ये आपको बात समझ लग गई होगी कि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हैं। लेकिन हम पाकिस्तान के हवाले से स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर देखें, या पूरी दुनिया में जहाँ पर भी IMF चाहती है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस लगाती है, और वो स्ट्रक्चरल चेंजेस स्टेबलाइजेशन के ऊपर बेस करते हैं कि आपकी इकोनॉमी को हम स्टेबलाइज करेंगे। आपके पास पैसे नहीं है इसलिए आप IMF के पास आए हो, इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। हम आपको पैसे देंगे लेकिन उसके बदले में हम चेंजेस करेंगे आपकी इकोनॉमी में। उससे रेवेन्यू जनरेट होगा और रेवेन्यू जब जनरेट करेंगे आप हमें भी लोन दे सकेंगे और साथ में अपनी भी स्टेबिलिटी आएगी। जब स्टेबिलिटी आ जाएगी तो फिर ग्रोथ का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल स्टेबिलिटी के ऊपर हम रहेंगे और आपने ग्रोथ घर में नहीं करनी है। और होता ये है कि ग्रोथ को सेक्रीफाइस करके, यानी डेवलपमेंट को सेक्रीफाइस करके हम चेंजेस करते हैं अपनी इकोनॉमी में, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, IMF सारा ले जाती है। और जब ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके बाद इकोनॉमी का और बुरा हाल हो जाता है और फिर हमें IMF के पास जाना पड़ता है। बहुत सारे एनालिस्ट तो ये कहते हैं कि अगर वाकई ही इकोनॉमीज़ को स्टेबिलिटी आ जाए तो फिर IMF का बिज़नेस तो ख़त्म हो गया, फिर तो IMF के पास कंट्रीज़ को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कि IMF को क्रिएट क्यों किया गया था। 1944 में जब वर्ल्ड वॉर 2 जो है अपने इख्तिताम की तरफ थी, तो ये कुछ इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया था। अमेरिका में एक मुकाम है मेरीलैंड स्टेट में, ब्रेटन वुड्स। तो वर्ल्ड बैंक और उसके साथ IMF और इंटरनेशनल ट्रेड के ये कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे। हम सिर्फ IMF के ऊपर रहते हैं। IMF का मकसद ये था कि वॉर रेविज्ड कंट्रीज़ को दोबारा बेल आउट करना है, यानी पैसा देना है उनको और उनको इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालना है, ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि डायरेक्टली वॉर से अफेक्टेड थीं। अब शुरू में IMF ने अच्छा भी काम किया है, स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस बेहतर भी रहा है, क्योंकि उस वक़्त अमेरिका
को ज़रूरत थी कि यूरोप बेहतर हो ताकि यूएसएसआर का मुकाबला कर सके। मसला ख़राब होता है 1980 की दहाई में, जब एक वाशिंगटन कंसेंसस आता है। वाशिंगटन कंसेंसस यानी कि वाशिंगटन बेस्ड कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और जो अमेरिकन जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, ये तीनों फैसला करते हैं कि अब किसी को भी बेल आउट पैकेज दिया जाएगा, यानी पैसे दिए जाएंगे, तो उसके बदले में स्ट्रक्चरल चेंजेस हम डिमांड करेंगे। और स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब है उसकी इकॉनमी को लिबरलाइज किया जाएगा। दूसरे अल्फाज में उसकी इकॉनमी को ताबे बनाया जाएगा ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के। और ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के ताबे बनाने का मतलब है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो कि रिच क्लास बनाती हैं दुनिया की, जो रिच क्लास के लिए उसकी मार्केट को एक्सप्लॉइट करने की पूरी इजाज़त होगी। तो इस तरीके से अब आईएमएफ जो है बोस्ट करती है कि कुछ स्टेबलाइजेशन के प्रोजेक्ट्स उसके बड़े कामयाब हुए। जैसे एक मैक्सिको में उन्होंने बेल आउट पैकेज स्टार्ट किया था जब मैक्सिको की इकॉनमी जो है वो एक्सप्लोड कर रही थी, तो वो बड़ा कामयाब रहा था 80s और 90s में। और उसके बाद मैक्सिको में ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद आईएमएफ इंडिया को मिसाल देती है कि 1990s के स्टार्ट में बेल आउट पैकेज इंडिया ने लिया था, फिर उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी। और भी कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे केनिया की मिसाल ले लेते हैं हम, या एक आधी और कंट्री, 3-4 कंट्रीज़ का वो हवाला देती है। लेकिन आज अगर हम इन इकोनॉमीज़ को देखें तो मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टमेंट जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की बहुत बढ़ गई है। इन्होंने जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की अपने अपने मुल्कों में, तो अपनी मार्केट्स को खोलना पड़ा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के लिए ताकि वो इनकी मार्केट्स को एक्सप्लॉइट कर सकें। इंडिया जब आईएमएफ में नहीं गया था तो उससे पहले बहुत कम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को इजाज़त देता था अपने मुल्क में आने के लिए, मगर अब उसको इजाज़त देनी पड़ गई है। और आहिस्ता आहिस्ता ये इकोनॉमीज़ भी उसकी हीट जो है उसको फेस कर रही हैं जो इन्होंने स्ट्रक्चरल चेंजेस की थी। तो हम कहेंगे पाकिस्तान के मामले में तो सिंपली इट हैज़ बिन डिज़ास्टर, और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के दूसरे मामलात के अंदर भी ये डिज़ास्टर हुए हैं जो आईएमएफ के प्रोग्राम्स हुए हैं। आईएमएफ के प्रोग्राम का सिंपल मतलब पाकिस्तान और दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ज़्यादातर, एक आधे कंट्री को छोड़ दें, ज़्यादातर जो 1980s और ऑनवर्ड स्टार्ट हुए हैं उसका डायरेक्ट मतलब है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इकॉनमी, और उस इकॉनमी को डिपेंडेंट बना दिया जाए। अब मैं स्ट्रक्चरल चेंजेस की तरफ आता हूं कि वो स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हैं। आईएमएफ पैसा देगी और उसके बदले में स्टेबलाइज करेगी इकॉनमी को, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाके। वो कौन सी चेंजेस है वो करेगी? रेवेन्यू को जनरेट किया जाएगा, यानी टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे ताकि टैक्सेस के ज़रिए से पैसा आए, और ना सिर्फ उस मुल्क को पैसा आए और फिस्कल डिफिसिट कम हो, बल्कि आईएमएफ को भी इंटरेस्ट्स और उसके लोन्स को वापस दिया जाए। अच्छा, जब रेवेन्यू जनरेशन हुआ पाकिस्तान में, इसकी कंडीशन रखी आईएमएफ ने, तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था? गवर्नमेंट को करना चाहिए था टैक्स नेट को वसी करें, अपने रिच से भी पैसा लें। लेकिन गवर्नमेंट हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट हमेशा वीक रही है, सिविल इंस्टीट्यूशंस इतने पावरफुल नहीं रहे हैं, और पॉलिटिकल नेसेसिटीज़ की वजह से भी हम रिच क्लास को हाथ नहीं डाल सकते या डाल सके हैं। तो होता ये था कि गरीब लोग जो पहले से टैक्स पेयर्स थे उनके ऊपर और बर्डन हम लाद देते थे। ख़ास तौर पर इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देते थे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस आप लोगों को पता है, जैसे जीएसटी वगैरह हैं। आप रोज़मर्रा की चीज़ों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, जो इस्तेमाल की चीज़ें कहते हैं, इसको कहते हैं यूटिलिटी टैरिफ्स। यूटिलिटी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों के ऊपर टैरिफ, टैक्सेस का बढ़ा देना। एक साबुन की टिकिया या आटा जो है, पहले अगर इतना आटा अगर 40 रुपए का है तो अब वो मिलेगा 50 रुपए का, 10 रुपए बढ़ गए टैक्स के हिसाब से। आपकी बिजली, आपकी गैस, आपकी दूसरी चीज़ें जो है बढ़ जाती हैं, यूटिलिटी टैरिफ जो है बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, गरीब आदमी की या मिडिल क्लास की कमर टूट जाती है, और उससे इंडस्ट्री को भी नुकसान होता है। उसकी परचेजिंग पावर आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाती है, इन्फ्लेशनरी बर्डन की वजह से उसकी कमर टूट जाती है। और दूसरे नंबर पर रेस टैक्सेस करना और रिमूव सब्सिडीज़, ये भी महंगाई की तरफ लेके जाता है।
यानी जो रायतें दी हुई हैं आवाम को मुख्तलिफ़ चीज़ों में उसको वापस ले लिया जाए, या मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ जो पाकिस्तान चाहता है कि एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्होंने अपनी मार्केट बनाने के लिए सस्ती और क्वालिटी की चीज़ बनानी है तो उसमें कभी बिजली की रायत दे दी, कभी उसको जो है टैक्स हॉलीडेज़ दे दिए, तो उसको भी आपने ख़त्म करना है। यानी कि जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं वो भी ख़त्म करना है। इन दोनों से क्या होगा, इन्फ्लेशनरी बर्डन आएगा। तो इस तरीके से ये डिज़ास्टर हो जाता था जब इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती थी, लोग चीखते थे और उनके लिए वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट एक इल्यूजन बन जाता था और उनकी परचेजिंग पावर और कम हो जाती थी और वो ख़रीदारी नहीं कर सकते थे, इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा बैठना शुरू हो जाती थी। तो एक तो चेंज जो लेके आती है वो क्या है, या पाकिस्तान में जिसने महंगाई की तरफ लिया वो रेवेन्यू जनरेशन है। तो बजाय के अमीरों से लेने से हम क्या करते रहे हैं, गरीबों के ऊपर बर्डन डालते रहे हैं टैक्सेस का। अब आगे आ जाते हैं दूसरे नंबर पर जो IMF डिमांड करती है, वो कहती है कट करो अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। डेवलपमेंट क्या है, स्कूल्स बनाने, हेल्थ के ऊपर लगाना, इन्वायरमेंट के ऊपर लगाना, पार्क्स बनाने और बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर जो लोगों की फलाह के लिए चीज़ें होती हैं उसके ऊपर पैसा खर्च करना, और सड़कें बनानी, ब्रिजेस बनाने और पब्लिक हाउसेस बनाने, और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ और लगानी। ये डेवलपमेंट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट करती है। इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है और लोग खुशहाल होते हैं। ये वो एरिया है जहाँ जो लोगों को हम पैसा देते हैं, यानी आम लोगों को, इससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑन इक्वल ग्राउंड्स होती है। अब अगर सड़क बनाते हैं तो जिस गली में से या जिस गांव में से वो सड़क गुजर रही है उस गांव के घर 5-5, 10-10 लाख रुपया बढ़ जाएंगी कीमत, तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर हॉस्पिटल्स अच्छे बना रहे हैं तो आप लोग जो है फ्री वहाँ पे इलाज करवाएंगे तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर स्कूल्स क्वालिटी के बना रहे हैं वहाँ पे जाएंगे, पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उनके बच्चे, उनको पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा। दूसरे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बच्चे बढ़ के फिर एम्प्लॉयमेंट हासिल करेंगे। तो वो ये सारे कहते हैं ये बंद कर दें अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी हमारे पास हमने रेवेन्यू जनरेट करना है और एक्सपेंडिचर्स कम करने हैं। तो एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो आप इसके ऊपर ख़त्म कर दें। जब हम स्टेबिलिटी आ जाएगी, रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, तो फिर हम ग्रोथ की तरफ आएंगे। अभी नहीं ग्रोथ की तरफ आना, इससे और नुकसान हो जाता है। नुकसान इस तरीके से हो जाता है कि कनीज़ कहता था, मैंने आपको बताया हुआ है कनेस कौन था। कनेस कहता था कि पैसा खर्च करें चाहे फिस्कल डिफिसिट आ जाए, चाहे बजट का कितना भी खसारा हो जाए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पैसा खर्च करे और वो फ्री मार्केट को ना छोड़े इन कंपनीज के ऊपर कि वो जो मर्जी करती रहें। तो पैसा खर्च करने से कनेस क्या कहता था, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा तो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट खुलेंगी, इंडस्ट्रीज़ बनाएंगी, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट खुलेंगी। और अगर इंडस्ट्रीज़ जो पहले से चल रही हैं, कोई बीमार है तो गवर्नमेंट उसको पैसा देगी और उसके यूनिट को ख़रीद लेगी ताकि उसकी एम्प्लॉयमेंट को मसला ना बने। तो जब एम्प्लॉयमेंट इस तरीके से पैसा खर्च करने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और पैसा सर्कुलेशन में आएगा तो फिर परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ती है और वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं जिससे इकॉनमी चलती है। लेकिन जो IMF है वो कहती है नहीं, अभी डेवलपमेंट के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर नहीं करना है। ये एक तरह से अपोज करना है कनेस की थेरी को कि पैसा खर्च नहीं करना है। तो वो तो बड़ा नाराज़ होगा अपनी कब्र के अंदर अगर आप पैसा खर्च नहीं कर रहे हो। हुकूमत सिर्फ फिस्कल डिफिसिट को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, तो वो कहता है नहीं, फिस्कल डिफिसिट को भाड़ में जाए, जितना मर्जी हो जाए, पैसा स्पेंड करो। लोगों के पास पैसा पहुँचना चाहिए ताकि वो खर्च करें जाके मार्केट में। तीसरी जो मेन चीज़ चेंजेस वो चाहती है इकॉनमी में वो है रिलैक्सिंग गवर्नमेंट कंट्रोल्स ऑन इकॉनमी, कि गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे, लिबरलाइज कर दे इकॉनमी को ताकि खुद से फ्री कंपटीशन हो। और यही अमेरिका चाहता है या दुनिया की कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड यही चाहती है कि फ्री कंपटीशन हो। फ्री कंपटीशन का क्या मतलब है कि आपके पास मछली है, आप उसको छोड़ दो खुले रिवर में मगरमच्छों का मुकाबला करने के लिए, तो कभी भी वो मछली उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगी। लेकिन कैपिटलिस्ट कहते हैं नहीं जी, मगरमच्छों का मुकाबला करेगी तो जवान होगी, एक वक्त में आगे वो भी मगरमच्छ बन जाएगी। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, इससे पहले वो खाई पी जाती है। तो वो कहते हैं कि आप अब ऐसी चेंजेस लेके जाएं कि अपने टैरिफ को इंटरनेशनल कंपनीज के लिए कम से कम करें,
अपनी जो कंपनीज गवर्नमेंट कंट्रोल में है या जो एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट कंट्रोल में हैं उनको प्राइवेटाइज करें, इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आएंगी उनको उनके हिस्से को ख़रीदेंगी, तो उनके लिए एक फ़िज़ा बनाएं ताकि वो आएँ और ट्रेड करें, वो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगी, पैसा लेके आएंगी, इस तरीके से स्टेबिलिटी आएगी। तो उसमें एक और भी कहते हैं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल करेंसी के ऊपर से भी ख़त्म हो जाए। अब जब करेंसी के ऊपर से गवर्नमेंट कंट्रोल ख़त्म होता है, क्योंकि IMF के पास जाने का मतलब ये है कि आपके पास पहले ही आपकी करेंसी बहुत वीक है, इसी वजह से आप उसके पास गए हो IMF के पास कि वो डॉलर दे तो आपकी करेंसी भी थोड़ी सी मजबूत हो जाए। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप करेंसी के ऊपर भी कंट्रोल छोड़ दें और उसको फ्री फ्लोट करने दें, उसको फ्री कंपटीशन करने दें डॉलर का। और वो क्या होता है कि डॉलर के साथ जब भी मुकाबला होता है करेंसी धड़ाम से नीचे आना शुरू हो जाती है और उसकी वैल्यू कम होना शुरू है, डेप्रिसिएट करना शुरू कर देती है। अब डेप्रिसिएशन के साथ क्या होता है और इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। एक तो आपने टैक्सेस बढ़ा दिए, फिर उसके बाद सब्सिडीज़ यानी कि रायतें ख़त्म कर दी, फिर उसके बाद आपने डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगाना ख़त्म कर दिया, फिर उसके बाद आपने एक्सचेंज रेट को खुला छोड़ दिया, आपने फ्री एक्सचेंज रेट कर दिया। एक्सचेंज रेट का सिंपल मतलब है करेंसी का मुकाबला करवाना डॉलर के साथ, करेंसी इन एक्सचेंज विद डॉलर, उसके साथ फ्री मुकाबला करवाना। तो करेंसी आपकी नीचे गिर जाएगी क्योंकि डॉलर बहुत मजबूत है। तो एक्सचेंज रेट अब छोड़ दो तो आपकी करेंसी वीक हो जाएगी। तो तीनों चीज़ों के साथ या सारी चीज़ों के साथ इतनी इन्फ्लेशन हो जाती है कि बंदे की कमर या गरीब आदमी की या आम आदमी की कमर टूट जाती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि पैसा लाने के लिए आप प्राइवेटाइज करो, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल छोड़ो अपनी इंटरप्राइजेस के ऊपर, अपनी जो कंपनीज हैं उसके ऊपर से, और उनको इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं उनके लिए खुला छोड़ दो ताकि वो उसको आकर ख़रीद सकें। फिर रिलैक्स करो अपने टैरिफ को और फॉरेन कंपनीज, ताकि वो फॉरेन कंपनीज आपके मुल्क में आ सकें और फ्री कंपटीशन कर सकें। जैसे क्या होगा कि आपकी इंडस्ट्री का भुरकस निकल जाएगा और दुनिया की पावरफुल इंडस्ट्रीज़ इसको सारा खा पी जाएंगी। तो ये है जी स्ट्रक्चरल चेंजेस। इसका सिर्फ एक फ़ायदा होता है कि शॉर्ट टाइम ब्रीदर मिल जाता है आपको, मतलब टेम्परेरी किस्म की स्पेस मिल जाती है आपको, क्योंकि IMF के पास जाने का मतलब ये है कि IMF हैज़ शोन ट्रस्ट ऑन योर इकोनॉमी दैट योर इकोनॉमी कुड प्रोड्यूस दैट मच मनी टू पे बैक IMF's लोन। और चूंकि IMF हैज़ ऑल्सो प्रपोज स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी, दैट इज़ वाई this has shown much of the trust of IMF. IMF's trust means there is also the trust of the world powers such as America, because IMF is America led. So what happens then the other institutions, multilateral institutions such as World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank, and then other financial banks, they are ready to give loan to the country, to the same country, because with the trust, credit rating also increases in international economic system. So what happens, the government, any government which is in the office, that feels some kind of a breather coming, some kind of oxygen coming, and by going to IMF. अच्छा, IMF का जो $6 बिलियन इसको पाकिस्तान को मिला does not mean only $6 billion. It does mean, some $1 billion from Asian Development Bank, some $1 billion from World Bank, etc., etc., etc. You get connected with international financial system. अगर आप किसी मुल्क से लोन लेते हो तो उसका मतलब उसी मुल्क से लोन लिया, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में आपको कनेक्ट रहने के लिए आपको IMF से लोन लेना पड़ता है ताकि इंटरनेशनल सिस्टम के कनेक्ट हो। लेकिन ये एक फ्लॉड मॉडल है। व्हाट इज़ फ्लॉड मॉडल? इन ऑर्डर टू फिल द fiscal deficit gap, you are over and over again going to IMF, which is the recipe to disaster, which has brought about so many woes to Pakistan's economy and the third world's economy. Even IMF's own people, they have given analysis upon IMF's bailout programs to the third world countries as flawed. What they say, IMF uses the same shoe for all the feet. IMF used one medicine for Latin America in 1980s and 1990s, and then they tried to use the same dose for Asian financial crisis, then the same dose for Eurozone crisis in 2010, the same dose for all of the countries of the world, and that does not suit. And even in most of the cases,
their result was disaster for the third world countries. So this is why this is disaster. And on the other hand, Pakistan's flawed model, who says it? Atif Mia, the renowned economist of the world, he says that this model which Pakistan has adopted, in order to narrow down the fiscal gap, they approach the IMF and the likes in order to get the loans on high interests, and that is like a debt trap for Pakistan. This is a debt trap Pakistan has been entangled since 1988. So Pakistan has got 13 programs and not a, I mean, you know, after the completion of every program, Pakistan found itself deeper into the crisis. So we can say that this is recipe. And then, you know, we have become complacent, satisfied, the contented soul, not working hard in our own economy. We know very well whenever the disaster comes, we'll go to IMF for loan, and they'll pump the loan. They know very well that structural changes would make this country more the hunting ground for the international rich companies. So this is what is a disaster for recipe. Pakistan has not enjoyed any kind of relief or permanent relief or permanent stabilization. I mean, before coming to the second stage, that is the growth, what happens, stabilization programs remains artificial and temporary, and then before reaching the growth stage, we once again are in need of getting more loans from IMF. होता ये, अब देखें आप फ़र्ज़ करें IMF कहती है कि आपकी इंडस्ट्री में आपको रेवेन्यू मिलेगा, और या शायद फ़र्ज़ करें इसको कहते हैं एक्सचेंज रेट के ऊपर, कि आपकी करेंसी जितनी वीक होगी उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी. आपकी करेंसी डॉलर के मुकाबले में वीक हो गई, नो डाउट इससे इन्फ्लेशन आएगी, आपके लोग के पास परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, उनके पास जो पहले 1000 रुपया था वो कन्वर्ट हो गए में भी 700 रुपया रह गया, क्योंकि वीक हो गई आपकी जो है करेंसी, डीवैल्यू होगी. लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि आपकी चीज़ों को ख़रीद के, क्योंकि उनके लिए चीज़ें आसान होगी, ख़रीद के बाहर के मुल्क को बेचेंगे, एक्सपोर्ट जनरेट होगी. लेकिन होता क्या है, एक्सपोर्ट जनरेट कैसे होती है, आपकी इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स बनाती हैं और वो फिर आगे सेल करती हैं, लेकिन आपने टैक्सेस भी उनके ऊपर बढ़ा दिया, फिर उसके ऊपर सब्सिडीज़ भी उन पर ख़त्म कर दी, और फिर टैक्सेस को ख़त्म करने से या सब्सिडीज़ को ख़त्म करने से गैस की और बिजली की कीमतें भी बढ़ गई. तो इंडस्ट्री से चलती है गैस और बिजली की कीमतों के ऊपर, टैक्स हॉलीडेज़ के ऊपर, वो सारी ख़त्म होने से उनकी प्रोडक्ट फिर दोबारा से महंगी हो जाती है, तो वो एक्सपोर्ट बढ़ नहीं पाई पाकिस्तान की उस वक़्त से. तो ये सिर्फ़ और सिर्फ शराब है, एक इल्यूजन है, दिखाया जाता है, और जिससे हम डीपर उसमें घुसते जाते हैं, हमारी डिपेंडेंस बढ़ती जाती है, सेल्फ रिलायंस नहीं आता है, और आहिस्ता आहिस्ता हम गिरवी रख रहे हैं अपनी इकोनॉमी को IMF के पास और वर्ल्ड पावर्स के पास. और IMF को एज ए टूल, IMF और FATF को इस्तेमाल किया जाता है ऐसे इंस्टीट्यूशंस को पाकिस्तान के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर डालने के लिए, और हमसे बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस भी करवाए जाती हैं. हमारी इकोनॉमी जो है वो अंडर प्रेशर आ जाती है. तो बहुत सारी डिसास्टर की चीज़ें जो आपने लिखनी है, पहले आपने कुछ चीज़ें लिखकर अपनी आउटलाइन में फिर लिखना है कि कैसे डिसास्टर की चीज़ें हैं. ये जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए वो सारे आपने नीचे लिखते नहीं, और उसके ऊपर आपने ढेर सारा लिख सकते हो.